हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11th लेके आए हैं। आज आपकी बात की जाएगी कि शेप ऑफ द, आज का हेडिंग है शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या है? शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब सर एक बार बताओ कि किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑर्बिटल पहली बात समझ लो, एस ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड ऑर्बिटल। कल अपन ने देखा था -1, 0, +1 एम के लिए। फिर डी के लिए आप लोगों को डिफाइन है इस तरीके से 5 ऑर्बिटल, -2, -1, 0, +1 और +2। ये होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, और ये होता है एस ऑर्बिटल। तो सर ऑर्बिटल के शेप से क्या मतलब है? देखो ये इमेजिनरी, ये रियलिटी में एग्जिस्ट करती है नहीं। केमिस्ट्री इज अ हाइपोथेटिकल, पूरा की पूरी कहानी जो है हाइपोथेटिकली चलने वाली है। ये क्या है, अपने लॉजिक को मैंने एक इमेजिनेशन दी है। शेप डिफाइन करने के लिए मैंने क्या किया, अपने लॉजिक को एक इमेजिनेशन देने के लिए इस तरीके से इनकी शेप डिस्क्राइब की गई है। ये कैसे आया था? अपना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की रेंज आई थी, अगर अज्यूमिथल क्वांटम नंबर 1 है तो उसकी रेंज क्या होती थी? -1, 0 और +1। सिमिलरली होती थी -2, -1, 0, +1 और +2 होती थी। तो सेम लॉजिक से आप लोगों की शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरीके से डिस्क्राइब की गई है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर कि शेप कैसे डिस्क्राइब की गई, इस तरीके से डिस्क्राइब की गई है। अब आगे की कहानी सुनो। अगर शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की बात की जाए तो देखो इस तरीके से एस को इस तरीके से डिफाइन किया गया। एस को हमेशा स्फेरिकल शेप में, ये मैंने आपको सर्कल में बनाया, बट आप समझो ये गोले की तरह होता है। जब भी एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, 1s, ये 1s का डायग्राम हो गया, ये 1s का 1s मतलब पूरा का पूरा स्फेरिकल। ये एक इमेजिनेशन है कि इसमें जब भी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन सब तरफ मिलेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब तरफ मिलने की उसकी पॉसिबिलिटी है। भाई अपन बोलते हैं ना कि तेरा दोस्त कहाँ मिलेगा इस टाइम, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे क्लासरूम में है, तो उसकी क्लासरूम में मिलने की, जब क्लासरूम में बात कर रहे हैं तो उसकी सब तरफ मिलने की पॉसिबिलिटी है कि वो जब भी एस ऑर्बिटल होगा, भाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस में से किसी में भी हो सकते हैं। तो जब भी मैं एस ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं स्फेयर के शेप में, गोले की शेप में, तो उन्होंने क्या देखा, इस गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन सब तरफ मिल सकता है। इस गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सब तरफ मिल सकता है। इस तरीके से एस ऑर्बिटल को डिस्क्राइब किया गया इन द फॉर्म ऑफ स्फेयर। ठीक है, अगर सर 2s को डिस्क्राइब करें तो देखो एक गोला, एक स्फीयर और एक उसके ऊपर एक और स्फीयर, मतलब गोले के अंदर एक और गोला। ठीक है, एक स्फीयर के अंदर, ये एक स्फीयर है, स्फीयर सर्कल में दिख रहा है क्योंकि 2D इमेज है, एक स्फीयर उसके अंदर एक और स्फीयर, इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। ये देखो ये दूसरा स्फीयर, मैं यहां से अपन मान रहे हैं कि दूसरा स्फीयर की बाउंड्री है, ये वाला, ये वाला। और सर ये बीच में जो ये ब्लैंक स्पेस बनाया आपने, क्या है, ये खाली जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। भाई 1s, जब सर्कल की बात करें, ऑर्बिट की बात करते हैं, तो ये 1s और 2s, तो एक बीच में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन बीच में कहीं भी कुछ भी नहीं मिल रहा। सर वहां पे क्या है, कुछ नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। अच्छा, एक वर्ड है नोड और एंटी नोड्स, नोड्स एंड एंटी नोड्स। तो देखो नोड्स क्या होते हैं और एंटी नोड्स क्या होते हैं। नोड्स जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। नोड्स प्रोबेबिलिटी, अच्छा इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट की सिर्फ प्रोबेबिलिटी ही बता सकते हैं। तो नोड्स क्या बोला गया, नोड एट विच probability to find an electron, probability to find an electron is 0। नोड उस प्लेस को बोलते हैं, इन दोनों के बीच में देखो
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा इस वाले स्फीयर में और अंदर वाले स्फीयर मिलेगा, और इसके बीच में जहाँ पे नहीं मिल रहा है इसे क्या बोला गया, नोड बोलते हैं। और एंटी नोड्स क्या होते हैं, वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, दिस इज ऑर्बिट, ठीक है, वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जहां पर इलेक्ट्रॉन्स मिल सकता है उन्हें एंटी नोड्स बोलते हैं। एंटी नोड्स क्या होते हैं, एंटी नोड्स मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वेयर द इलेक्ट्रॉन इज फाइंड, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी where electron can find, वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, उसे एंटी नोड बोलते हैं। समझ में आया नोड्स और एंटी नोड। मैं सिर्फ सारी कहानी एस स्फीयर के रिस्पेक्ट में ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एस में कैसे काम करता है, नोड्स क्या होते हैं। अब नोड्स इस तरीके से डिस्क्राइब किए गए कि स्फीयर के अंदर, अब मैंने इमेजिन कर लिया कि एस, सपोज मैंने क्या किया, एक फ्लोर पे गया, उसमें 3 फ्लैट थे, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल, ठीक है। अब मैंने एस वाला जैसे ही खोला, मैंने देखा उसमें एक ही रूम है। अब जो भी बंदा था वो इसी रूम में मिलेगा, खत्म कहानी। उसको मैंने डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया कि S मतलब स्फीयर, उसमें हमेशा एक ही मिलेगा 1s के रिस्पेक्ट में। अगर 1s की बात करें तो एक स्फीयर, अगर मैं 2s की बात करें तो एक स्फीयर 1s वाला और एक उसके ऊपर 2s, और उनके बीच में एक स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, उसे क्या बोलेंगे, नोड बोल देंगे, ठीक है। एंटी नोड जहां पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम मिलेगा, मैं इस रूम को जैसे ही खोला, एस के अंदर जिसको मैं ढूंढ रहा था या इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहा था वो इधर मिल गया। अगर मैंने पी वाला फ्लैट खोला होता तो उसमें क्या देखा, 3 रूम निकल गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वो बंदा तीनों में से किसी में भी हो सकता है, तो तीनों में से फाइंड आउट की प्रोबेबिलिटी अब उसके हिसाब से निकालेंगे। जब मैंने डी देखा तो 4 BHK निकल गया, 5 BHK निकल गया, तो 5 रूम्स की पॉसिबिलिटी उसमें, 5 रूम की पॉसिबिलिटी थी उसमें मिलने की, तो मैंने उन सब चीज़ों को मैं डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ। तो इस तरीके से एस का डायग्राम बनता है स्फीयर शेप में। स्फीयर 3D में बात करते हैं, सारी चीज़ें 2D में नहीं होती, स्फीयर शेप में ये वाली चीज़ की बात की जा रही है। क्लियर है? इसे रब कर रहा हूं, देखो ये चीज तुम्हें यही से समझनी पड़ेगी। ये मेरी थियरी को, पहला सपोज एक फ्लैट खोला, उसमें एक ही रूम निकला, इलेक्ट्रॉन मिल गया। एक फ्लैट खोला, उसमें 3 BHK था, तीनों में से किसी में भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ वो डिसाइड करेगा। अब हर किसी में तो मैं किस बताना पड़ेगा किसकी बात की जा रही। और मैं पी डी की बात करूँ तो डी में, एफ में भी ऐसे 7 होते हैं, पर अपन को जनरली एस पी डी ही है, एफ अपने पोर्शन में नहीं है। होता है, हाँ होता है। नेक्स्ट आती है अपनी नोडल प्लेन की डेफिनेशन। देखो नोडल प्लेन क्या होता है, डेफिनेशन लिख लो। नोडल प्लेन लिखो, प्लेन एट विच प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इज 0। नोडल प्लेन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इज 0 इज नोन एज नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी एट विच फाइंड द इलेक्ट्रॉन इज 0, जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है, वो क्या होता है, नोडल प्लेन। एस के रिस्पेक्ट में स्फेरिकल डायग्राम बनाता है। अगर कोई भी चीज में स्फेरिकल में बात कर रहा हूं और बोल रहा हूं इसमें कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, हाँ, तो एस में कोई भी नोडल प्लेन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब बात करते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इसके डायग्राम आप लोगों की बुक्स में है, तो आप लोगों को बनाने आने चाहिए। पी एक्स का डायग्राम आप लोगों के ऐसे बनेगा, डंबल शेप में, कि पी एक्स में ऑब्जर्व किया कि वो एक्स एक्सिस में मिलता है। ठीक है, पी एक्स में बात कर रहे हैं तो कौन से एक्सिस में मिलता है, अगर एक्स एक्सिस में मिलता है तो किस में नहीं मिलता, एक्सिस कौन कौन से जहां पे वो नहीं मिलेगा। इसमें देखो मैंने प्लस एक्स भी ले लिया और माइनस एक्स भी ले लिया, तो दोनों पॉसिबिलिटीज को मैंने कवर कर लिया है। अगर मैं इस तरीके से डबल फॉर्म में, कि साइंटिस्ट ने क्या बोला कि पी में जब भी मिलेगा तो इमेजिनेशन देगी कि पी हमेशा एक्स एक्सिस की बात करेगा। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस में है तो वो पी में इस तरीके से एग्जिस्ट करता है।
ठीक है। इसमें नोडल प्लेन क्या हो जाएगा, अगर x में है तो y z प्लेन में, वो प्लेन में हमेशा दो एक्सिस होते हैं, अगर मैं बोलूं कितने एक्सिस है में वो नहीं है, y एक्सिस और z एक्सिस में वो नहीं है। और जब मैं बात करूंगा प्लेन की तो y z प्लेन में वो एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर आप लोगों का आता है पी वाई प्लेन। पी वाई प्लेन का डायग्राम आप लोगों को कैसे बनता है, पी वाई प्लेन, ठीक है। पी वाई प्लेन में अगर वो है, इसका मतलब कौन से प्लेन में नहीं है, आप लोगों के एक्स जेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, एक्स जेड प्लेन में आप लोगों को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। फिर बात करते हैं पी जेड प्लेन की। पी जेड प्लेन का डायग्राम आप लोगों को बुक्स में ऐसा दे रखा है, मैं ऊपर बना देता हूं पी जेड। पी जेड का डायग्राम आप लोगों का ऐसा होता है, पी जेड का डायग्राम आप लोगों का ऐसा। अगर पी जेड प्लेन की बात कर रहे हैं तो वो कौन से प्लेन में नहीं है, एक्स वाई प्लेन में नहीं है। कौन से प्लेन में नहीं है, एक्स वाई प्लेन में डज नॉट एग्जिस्ट। नोट कर लो, एक्स वाई प्लेन में डज नॉट एग्जिस्ट, इस तरीके से वो मिलेगा। ये डायग्राम्स बहुत जरूरी है। क्या, जब भी मैं पी एक्स की बात कर रहा हूं तो वाई जेड प्लेन में वो नहीं होगा, जब भी मैं पी वाई की बात कर रहा हूं तो एक्स जेड प्लेन में नहीं बोलूंगा, जब भी मैं पी जेड की बात कर रहा हूं तो एक्स वाई प्लेन में नहीं होगा। और मैं एक्सिस की बात करूंगा, कौन से एक्सिस में नहीं है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में नहीं है। नोट कर लो, नोडल प्लेन, प्लेन एट विच, ये देखो अब दो, इस एक्सिस में तो बचे हुए दो प्लेन्स में नहीं है भाई, इसमें है तो इन दोनों के अंदर भाई लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो एक में है, इस वाले एक्सिस में है, तो बचे हुई जगह नहीं। नोट किया, नोडल प्लेन ये था। पी के रिस्पेक्ट में डायग्राम आप लोगों को इसी तरीके से है और बनाने भी आने चाहिए। अगर डायग्राम बनाने नहीं आए तो गड़बड़ है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं डी एक्स वाई। अब डी एक्स वाई जेड के डायग्राम भाई, डी एक्स में कितने होते हैं, ऐसा होता है -2 -1 0 +1 और प्लस का 2। अच्छा, इसमें से कौन सा डी एक्स वाई है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि -2 वाला ही डी एक्स वाई है, कोई रूल नहीं है, पर रैंडमली यहाँ पे डी एक्स वाई डाल देते, दैट्स इट। सबसे पहले बात करें डी एक्स वाई की। डी एक्स वाई का डायग्राम, एक्स बनाओ वाई बनाओ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उनके डायग्राम में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, ये वाला प्लेन में नहीं है, सॉरी ये प्रोबेबिलिटी है उनके फाइंड आउट होने की। ये देखो क्या, एक्स वाई प्लेन का डायग्राम आप लोगों को ऐसे बनाना है। क्या इसमें हो, जब भी एक्स वाई प्लेन की बात करें डी के रिस्पेक्ट में, तो अब मैंने भाई एक दूसरा फ्लैट खोला, उसमें 5 BHK थे, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की, उन सबको अपन मेजर कर रहे हैं। अब अपनी इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की पॉसिबिलिटी को मैं इमेजिनेशन को एक डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि वो कैसे मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के डी एक्स वाई इस तरीके से होता है। डी एक्स वाई प्लेन की जब भी बात की जाती है, इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा हूं तो कौन से, इन सब में मिलेगा। अब देखो इसमें प्लेन तुम लोग याद कर लेना कौन कौन से, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। ये एक्स्ट्रा में है, ये बुक्स में नहीं दे रखा है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि डी एक्स वाई का डायग्राम ऐसे बनाते हैं, और एग्जाम में डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बनाना आना ही चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं डी वाई जेड की। तो देखो वाई और जेड एक्सिस ऐसे बनता है, दिस वन इज अ वाई, दिस वन इज अ जेड, इन दोनों के बीच में आप लोगों को बनाना है, ये आप लोगों का वाई जेड का। जब भी मैं डी वाई जेड की बात कर रहा हूं तो कौन से में नहीं है, एक्स वाई में नहीं है और जेड एक्स प्लेन में, दीज आर द नोडल प्लेन्स। नोडल प्लेन ये थोड़ा एक्स्ट्रा में है पर लिख लो, ये कौन से होते हैं, नोडल प्लेन होते हैं, ठीक है। फिर मैं बात कर रहा हूं डी जेड एक्स की। डी जेड एक्स की, जेड एक्स का डायग्राम कैसे बनेगा, दिस वन इज अ जेड एक्सिस, दिस वन इज अ एक्स एक्सिस, इन दोनों के बीच में इस तरीके से आप लोगों को डायग्राम बनाना है, पूरा अच्छे से मेंशन करना, दिस वन इज अ जेड, दिस वन इज अ एक्स। अगर डी जेड एक्स में है तो किस में नहीं है, एक्स वाई में नहीं है और वाई जेड में नहीं है, नोडल प्लेन। ये दोनों आप लोगों के क्या हो गए, नोडल प्लेन हो गए। फिर बात करें
डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर मैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात करूँ उसका डायग्राम कैसे बनेगा? उसका डायग्राम आप लोगों का ऐसा बनेगा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, उसमें ऐसा डायग्राम बनेगा। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नोट कर लो बच्चों, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर मैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात की जाए तो इसमें नोडल प्लेन, इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होता, लेकिन 45 डिग्री फ्रॉम एक्सिस ये एक्स्ट्रा में है। बस तुम्हें डायग्राम, एटलीस्ट एग्जाम में डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए। अगर तुम्हें डायग्राम बनाना नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आएगा, स्कूल एग्जाम्स में ध्यान रखना। क्या? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होता, नो नोडल प्लेन, नो नोडल प्लेन, सीधी सी बात है। और लास्ट आता है डी जेड स्क्वायर का डायग्राम। तो डी जेड स्क्वायर का डायग्राम बनाने के लिए इसे रब करना पड़ेगा, स्पेस थोड़ा दिख नहीं रहा है। तो डी जेड स्क्वायर के लिए आप लोग क्या करेंगे? इस तरीके से बनाएंगे। डी जेड स्क्वायर का डायग्राम डी जेड स्क्वायर इस तरीके से, इसमें से डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इस तरीके से अलग अलग प्लेन्स की बात की जा रही है। ये वाली बात क्लियर है? दोबारा से सुन लो। अच्छा, नोडल प्लेन, टोटल नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट करने का, इसे रब कर दूं, ये फिक्स है। वाई जेड, एक्स वाई मैंने रब कर दिया, जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। एग्जाम्स में आप लोगों को डायग्राम बनाने आने चाहिए, इस पे क्वेश्चन आना नेचुरल है। डायग्राम, नोडल प्लेन क्या होता है, नोड्स क्या होते हैं, नोड्स की जब भी बात की जाएगी तो वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहां पर नहीं मिलेगा, और एंटी नोड्स क्या होता है, इसका उल्टा, इलेक्ट्रॉन के मिलने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एंटी नोड को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये वाली बात। फिर आगे की बात की जाए, हाँ, टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने का फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है, बुक में दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने का फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल्स टू n-1। n क्या था? n इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, n क्या था अपना? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसी में भी निकालना, देख एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने बोला 2s के लिए निकालो, सपोज 2s के लिए निकाला, फिर 2s में n की वैल्यू कितनी हो गई? 2, टोटल नंबर ऑफ नोड्स। तो देखो 2 - 1 नोड आएगा। देखो स्फेरिकल में 1 और 2, इनके बीच में एक स्पेस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता। अगर बोलूँ 3s के लिए निकालो, जिसके लिए भी निकालना हो 3s, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 2, 3 - 1 = 2। एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं मिलेगा, एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो टोटल कितने नोड हो गए? 2। और एंटी नोड 1, 2 और 3। मतलब समझ लो एंटी नोड क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट ही एंटी नोड होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट ही एंटी नोड देता है। और देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है हाइपोथेटिकल कि पूरा मैंने क्या किया, अभी नंबर दिए तो इसको समझने के लिए डायग्राम का विजुअलाइजेशन दे दिया कि वो कैसे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, इसके बिना आगे दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपने शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की बात की। एस में स्फेरिकल मिलता है, पी में डम्बल शेप मिलता है, और बाकी सबके डायग्राम इस तरीके से। सर एफ में भी होते हैं, हाँ एफ में भी होते हैं, लेकिन उनका डायग्राम और कॉम्प्लेक्स होते हैं जो बुक में देना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उनको नहीं दिया है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला लेक्चर समझ में आ गया होगा। नोट्स बनाते रहिए। तो आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों। थैंक यू फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।